हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ज्ञान सेतु चैनल पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और कक्षा 8 के गणित के बाकी बचे 50 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को मैं आज करने जा रहा हूं। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है कृपया करके पार्ट 1 देखिएगा, फिर इसका पार्ट 2 देखिएगा, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक और धीरे धीरे और ही नज़दीक आ ही रहे हैं, तो क्या कहें, तैयारी जितनी मजबूत हो सके उतनी मजबूत करें। मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना करूँगा और आपसे जितना बन पाएगा। आपसे एक काम ज़रूर बनेगा कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल्स को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज 25 के बाद वाले क्वेश्चंस को प्रश्न को करना शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, तो हमारा प्रश्न है आयलर के सूत्र से, ठीक है। तो आयलर का सूत्र, आयलर ने सूत्र दिया। आयलर एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने विमाओं को नापने के लिए, विमाओं किनारों यानी 3D आकृति को मापने के लिए सूत्र दिया था। तो यहाँ हमें बोला है आयलर का सूत्र F+V बराबर E+2 के लिए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ACD ये तीनों ही सही है। F का यानी कि फलक की संख्या, E यानी कि किनारों की संख्या, और संख्या 2 इसमें से एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। पर इसका जो B है, ये ऑप्शन नंबर B ये गलत है। V बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं होती है, ठीक है मित्रों। अगला बोला है कि इनमें से कौन सा 27 नंबर, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D आकृति। तो प्रिज्म, घन और शंकु ये तीनों ही 3D आकृति हैं, बट आयत जो है ये 2D आकृति है। आयत एक तरह का 2D आकृति है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर त्रिविमीय नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आयलर से सूत्र है, संबंधित सूत्र है। अभी हम लोग तुरंत प्रश्न में देखिए, यही प्रश्न को नीचे दोहराया गया। 26 वाले प्रश्न को ही F+V बराबर E+2, तो वही यहाँ पूछा कौन सा आयलर का सूत्र हो जाएगा। तो आप इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व एक दो बिना मेहनत किए ही कर सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमको संबंध बताना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी त्रिभुज के आप दो भुजाओं को जोड़िएगा, चाहे कैसा भी त्रिभुज क्यों ना हो, समकोण हो, सॉरी समबाहु हो, विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, अगर हम किसी दो भुजा को जोड़ेंगे तो हमेशा ही वह तीसरी भुजा से बड़ी ही होगी, ठीक है। तो वह हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी ही होगी। आगे बोला है R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। R एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R है। एक वृत्त बना लेते हैं, इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है R, इसकी त्रिज्या R दे रखी है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो πr², यही सूत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है, 1/2 गुना में d1 इंटू d2। तो d1 आपका 24 है और d2 आपका 10 है। तो 1/2 d1 के जगह पर आप 24 रखिए और d2 के जगह पर आप 10 रखिए। 2 से 24 कटेगा आपका 12 बार में, 12 से 10 को गुना करेंगे तो आपका आएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बोला यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं
समलंब की आकृति कैसे होती है? समलंब की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ये उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो हमको एक भुजा दिया हुआ है 8 मीटर का, एक भुजा दिया हुआ है 10 मीटर का सेंटीमीटर का, और ऊंचाई दे रखा है 5 का। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना में दोनों भुजाओं का योग, यानी कि 8 + 10। इसको साफ करके बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूत्र होता है 1/2 गुना में समांतर भुजा का योग, यानी कि 8 + 10 गुना में इसकी ऊंचाई है 5। तो 8 और 10 हो गए 18, गुना में 5। 2 का पहाड़ा से 18 कैंसिल होगा 9 बार में, और 9 को 5 से गुना करने पर आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला 33 का प्रश्न बोला है कि एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर का है तो आयतन होगा। आयतन यानी कि बी हमको निकालने बोला है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का सूत्र हो जाएगा घन के लिए ए गुने ए। मेरे पास यहाँ एक भुजा दिया है 5, चूँकि घन के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए सभी का मान 5 ही हो जाएगा। 5 को 5 से, फिर 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 को 5 से गुना करने पर 25, 25 को 5 से गुना करने पर 125, जो आपके यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 125 सेंटीमीटर। 1 मिनट, सॉरी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर हम लोग क्यों लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यों, क्यों, क्योंकि ये आयतन 3 बार गुना हुआ है। अगर क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर लगता, चूँकि यहाँ पर आयतन निकल रहा है तो सेंटीमीटर क्यों लगाइएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ भी 125 है, यहाँ भी 125 है, पर ये जो है ये वाला आपके क्षेत्रफल के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा हिसाब को बनाने के समय। अगला प्रश्न लिखा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल से संबंधित, आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को आप आज कर लीजिएगा। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर आएंगे या काफ़ी प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो आयतन हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन एक घनाभ बना रहा है। तो घनाभ के लिए आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई यहाँ पर 10 है, चौड़ाई यहाँ पर 5 है, और ऊंचाई यहाँ पर 3 है। गुना करेंगे 5 3 15, 15 दाहें 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास आंसर आ जा रहा है ऑप्शन नंबर ए 150 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर बेलन का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। अगर आप हिसाब जानते हैं और सूत्र नहीं जानते हैं तो किसी भी हालत में आप हिसाब को नहीं हल कर सकते हैं। आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। बुक में सभी सूत्र दिए गए हैं, आप एक कॉपी में हर एक चैप्टर वाइज सूत्र को लिख लीजिए, उसको नोट डाउन करके याद कीजिए। या फिर अगर आप लोगों को सूत्र के लिए एक अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं सूत्र के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर लग रहा है कि नहीं हमें सूत्र के लिए अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं सारे सूत्र
8वीं कक्षा में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, महत्वपूर्ण क्या, जितने भी सूत्र हैं मैं सभी को लिख के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अभी 36 को करते हैं। बोला अदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, आपके पास ये है त्रिज्या और ये है ऊंचाई, और हमको आयतन पूछा, यानी कि v पूछा है। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7। आर आपके पास है यहाँ पर 7, जो आपको 2 बार लिखना है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, और ऊंचाई आपके पास है 5। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपके पास 22 गुने 7 गुने 5, 22 गुने 7 गुने 5। तो इसको गुना करने पर हमारा उत्तर आएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ गुना करने के लिए जगह थोड़ी कम थी, आप इसको गुना करके भी लिख सकते हैं, आपके पास 770 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगी। स्क्वायर में नहीं लगाइएगा क्योंकि ये जो है ये जो है आपके क्षेत्रफल के लिए है। अब यहाँ से आपका चैप्टर चेंज हो जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर है कि वर्ग अंतराल 15-20, आपके पास एक वर्ग अंतराल है 15 और 20, 15 और 20। कम वाले को बोलते हैं निम्न सीमा और अधिक वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। इसको आप याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर निम्न सीमा पूछा गया है, तो निम्न सीमा आपके यहाँ हो गया 15, ठीक है। अगले प्रश्न में बोला है कि 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6 का आपको परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का सूत्र होता है कि अधिकतम में से न्यूनतम को आप माइनस कर दीजिए। तो हमको परिसर पूछा है, तो अधिकतम मान यहाँ पर हमें 12 नज़र आ रही है, 12 में से न्यूनतम मान हमें यहाँ पर 2 नज़र आ रही है। अगर इसको हम माइनस करते हमारे पास 10 उत्तर आता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है। अगला प्रश्न बोला है कि मिलान चिन्ह दर्शाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान गौर कीजिएगा। ये कुछ इस प्रकार है, मिसप्रिंट हो गई है, इसमें लाइन मरा हुआ है और ये ऐसे है, यानी कि पहला 5 और 2 ये हो गया 7। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 में कहा गया है कि 20 और 30 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है a + b/2। आपके पास a समझ लीजिए 20 है और b समझ लीजिए 30 है। इसको 2 से भाग कर दीजिए जोड़ के, तो 20 और 30 हो गए 50, 50 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपके पास उत्तर आएगा 25, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ बोला गया है कि 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, और फिर बोला है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करने के लिए ये होगा पूरा 100। इसको अगर ऐड करेंगे तो ये देगा 325, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। अब 1 से लेकर के 30 तक के वर्गमूल और घनमूल, यानी कि एक से लेकर के 30 तक का वर्ग और 1 से लेकर के 30 तक का घन अगर याद कर लीजिएगा तो आपके लिए परीक्षा में ये बहुत ही लाभदायक और आरामदायक होगा। अगला प्रश्न है 1000 का हमें घन ज्ञात करना है। हमें 1000 का घन ज्ञात करने दे दिया है, तो 1000 किसका घन है? तो अगर हम लोग 1000 को तोड़ेंगे तो हमें 10 3 बार मिलेगा, 10 3 बार मिलेगी, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10। और आपको पता होगा कि हम लोग घन में त्रिक में से किसी एक को निकालते थे, यानी कि 10 इसका मान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। अगला बोला कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु किसे कहा जाता है? तो जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के मिडिल पॉइंट जो होता है, तो ये आपका हमेशा 0 0 ही होता है, ठीक है। अगला दिन निर्देशांक 4 5, 4 - 5। तो पहली बात, इसको समझने के लिए आप इसको समझना पड़ेगा,
ये वाली, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा। पहला वाला प्लस और प्लस ही होता है, दूसरा वाला माइनस और प्लस होता है, तीसरा वाला माइनस माइनस होता है, चौथा वाला प्लस और माइनस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस तरफ का x और इस तरफ का y प्लस में होते हैं, इस तरफ का x और इस तरफ का y जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। ठीक है, तो अभी आपका x का मान प्लस में दे रखा है और y का मान माइनस में दे रखा है, तो आपका ये चतुर्थांश नंबर 4 हो जाएगा। x का मान प्लस y का मान माइनस, तो आपका चतुर्थांश नंबर ये 4 हो जाएगा, यानी कि इस यहाँ से इसको उठा के रखा गया है चतुर्थांश चतुर्थ। अगला बोला है कि बिंदु 5,3 का x का निर्देशांक। तो हमेशा ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें x हमेशा आगे आता है, y उसके बाद आता है ना। तो ये वाला मान आपका x हो गया, ये वाला मान आपका y हो गया, यानी कि 5 जो है यहाँ पर 5 x का निर्देशांक है। अगले प्रश्न में इसमें आपका y का निर्देशांक पूछा है, तो y यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा, यानी कि -5, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बिंदु C से कितनी रेखाएं गुजर सकते हैं। पहली बात तो ये C जो आपका बनेगा ये कहीं किसी एकांत जगह, मान लीजिए यहाँ बना या फिर यहाँ बना या फिर यहाँ बना या फिर यहाँ बना, तो इस एक बिंदु से होकर के हम लोग कई सारी रेखाएं बना सकते हैं। तो इसका आपके पास ऑप्शन हो जाएगा अनंत, ये आपको ऑप्शन देगा अनंत, यानी कि अनंत हम लोग रेखाएं उसमें से खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं वहाँ पर खींची जा सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एक बिंदु बन रहा है। अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त परिणाम क्या होंगे। अगर आप एक पासे को एक बार फेंकिएगा, पासे में एक होता है ना, पासे में एक होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, लास्ट 6 होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होता, नहीं से कम होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा परिणाम हो सकता है, तो कोई भी आ सकता है। तो टोटल 6 में से कोई भी परिणाम आपको मिल सकता है, तो इसका कुल परिणाम कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो आपको प्रायिकता पूछा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विषम संख्या। तो एक पासे को फेंकेंगे तो एक विषम संख्या आपका हो गया 1, फिर 3 और फिर 5, यानी कि टोटल विषम संख्या 3 और कुल परिणाम के पास 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आपका 2 मिलेगा, यानी कि आपका उत्तर हो गया यहाँ बी। ठीक है, 50 में बोला गया है एक थैले में 4 गेंद, 4 लाल गेंद है प्लस 3 पीली गेंद है, टोटल हो गए 7 गेंद। थैले के अंदर बिना देखे निकाले जा सकने वाली लाल गेंद की प्रायिकता, तो लाल गेंद हमें पता है 4 है और कुल गेंद 7 है, यानी कि हम 7 में से 4 गेंद निकालेंगे वहाँ से। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेकंड पार्ट भी पूरा तरह से समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपके लिए यूजफुल हों, आपकी परीक्षा में आपकी मदद करें। और अगर लगा कि नहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आपको सूत्र के लिए, फॉर्मूला के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तब धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।